मेरा नाम सुगंधा है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरी शादी 2 साल पहले माधव से हुई। माधव दूसरे शहर में जॉब करते थे। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। मेरे ससुराल में जेठ मेरी 2 नंद रहती हैं। जेठ हर रात मेरे सिरहाने नीचे 10,000 रख जाते। मैं पति को फ़ोन पर बताती तो वह कहते, तुम आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। मैं तो गोली भोली बनकर पैसे रख लेती। मगर एक दिन रात को मैं सो रही थी कि अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरे होश उड़ गए क्योंकि जेठ बेड पर लेटे मेरे साथ। मेरे जेठ मेरे पति से बस 1 ही साल बड़े हैं और उनकी हरकतें बड़ी ही अजीब थी। मैं अपने जेठ को इस तरह की हरकतों से परेशान हो गई थी। पति को जब छुट्टी मिलती तब घर आते तो मेरे सास ससुर मौत काफ़ी साल पहले हो गई थी। मैंने अपने सास ससुर को नहीं देखा था। एक नंद की शादी हो चुकी थी, दूसरी शादी के लिए थी। मेरे पति और जेठ लड़का देख रहे थे। मेरे जेठ पूरे दिन घर पर रहते और कोई काम नहीं करते थे। मुझे तो लगता था कि मेरी शादी शादी के बाद मेरी दोनों नंद मेरे साथ बहनों वाले रवैया रखती थी। वह बिना माँ बाप की बच्ची थी। मैंने सोचा कि उनके साथ मोहब्बत और दोस्ताना रखूंगी। मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में थी। मेरी नंद हर वक्त चुपचाप ही रहती। मैं बात करती तो चौंक जाती, जैसे किसी गहरी सोच से गुम हो। मैं पूछती तो क्या सोच रही हो, तो वो कहने लगती, बस कुछ नहीं, अपने काम से काम रखो। मुझे ज़्यादा बात करने की पसंद नहीं है। नंद के साथ मेरा रवैया बहुत ही मासूम होता जा रहा था और जेठ मुझे वैसे भी कुछ ठीक नहीं लगते थे। हर वक्त मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते, इसीलिए उनसे बात करने से मैं खुद ही कतराती थी। वह शख्स बहुत ही अजीब किस्म के थे। ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारते थे, लेकिन जब भी मैं झाड़ू लगा रही होती तो मेरे सामने खड़े हो जाते। मेरी नंद किसी काम में हाथ नहीं लगाती थी। वह सारा काम मेरे सर पर ही था। मैं किचन बर्तन धोकर मुझे मैं यूँ महसूस हुआ जैसे मैं बिल्कुल पीछे से कोई खड़ा है। जैसे ही मैं पीछे पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। बिल्कुल पीछे खड़े थे। यह देखकर मैं पीछे हट गई, दीवार से जाकर लग गई। उस वक्त किचन में जेठ के अलावा कोई नहीं था। वह किचन से बाहर जाता मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, सुनंदा कुछ चाहिए तो मुझे कह देना, शर्माना मत। यह कहकर वह बाहर चले गए। मैंने अपना रोका हुआ सांस बाहर निकाला। मुझे अपने जेठ की हरकत बहुत बुरी लगी। मैंने सोचा कि अपने पति से शिकायत करूंगी कि भला यह भी कोई बात हुई, किचन में इनका क्या काम। रात को मैंने फ़ोन पर अपने पति को बताया कि जेठ जी की बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। माधव को मेरे जेठ की सारी हरकतें बता दी तो वह कहने लगे, तुम गलत सोच रही हो। अगर उन्होंने तुम्हें यह कहा है कि तुम्हें कोई बात मान लेनी चाहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत हो तुम भाई से कह दो, वह तुम्हें ला कर दे देंगे। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गई। एक तरफ मेरी नंद वंशिका थी जो जिसके मिजाज से मैं बहुत परेशान थी। रात को मैं अपने कमरे में आकर सो गई। नींद की कच्ची गहरी थी। गहरी नींद में मेरी आहट में आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। मैं दिमागी तौर पर जगी हुई होती थी। अब भी मेरी सोच में थी कि जब मुझे लगा जैसे मेरे कमरे का दरवाज़ा बड़े धीरे से खुला हो, कदमों की आवाज़ करीब आई हो। नींद की वादियों में थी, इसीलिए मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे मेरे तकिए के नीचे किसी ने हाथ दिया हो। उसके बाद कोई चुपके से मेरे कमरे से वापस चला गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से एकदम आँख खुल गई। मैंने देखा दरवाज़ा बंद था, लेकिन उस वक्त नींद की वादियों में थी। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। मैं बेड की चादर बिछाने के लिए तकिया उठाने लगी तो तकिए के नीचे मुझे 1,000 के नोट मिले। यह देखकर मुझे रात का सारा किस्सा आने लगा। जेठ पे इतना भी गुस्सा आता उतना कम था। जाहिर है कि मेरी वंशिका मेरे कमरे में आने को तैयार नहीं हुई थी, ना ही बात करती थी। उसकी यह बात आप दुनिया में वह मगन रहती थी। जाहिर सी बात है कि जेठ ने ही किया होगा। वह होते कौन है। मेरे जेठ बाहर लॉन्च में बैठे हुए थे। वंशिका अपने लिए चाय बना रही थी। गुस्से में अपने जेठ के पास आई और 1,000 का नोट दिखाई। मैंने कहा, यह तुम्हारी हरकत है। मैंने गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वह अजीब नज़रों से मुझे देखने लगे और हाँ में सिर हिलाया और कहने लगे, हाँ। मैंने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई रात के वक्त मेरे कमरे में दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की। मैंने ऊंचा और तेज लहजा सुनकर वंशिका किचन से बाहर आ गई। वह सुनकर तो वह मेरे जेठ की रंगत उड़ गई। कहने लगे, मैं तो आपसे पूछता ही रहता हूँ कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप बता दें, लेकिन आप हैं कि कुछ कहती ही नहीं। तो मैंने सोचा आपके तकिए के नीचे पैसे रख देता हूँ,
हूँ, अगर आपको कोई चीज़ लेनी होगी तो ले लेना। यूँ आराम से नॉर्मल लहजे में बात कर रहा था, जैसे कि कोई बात ही नहीं हुई। मैंने कहा, ना तो मुझे आपसे कुछ चाहिए, और दूसरी बात, आप अगर इतना ही शौक है तो आप पैसे मुझे दिन के वक्त भी दे सकते थे। यह भला क्या हरकत है कि रात के वक्त मेरे कमरे में दाखिल होते हो, मेरे तकिए के नीचे पैसे रख कर चले जाना। यह तरीका नहीं है। वंशिका ने जब मेरा सख्त लहजा सुना तो अपने भाई को बुरा भला कहने के बजाय मुझे ही कहने लगी, देख लिया तुमने इस लड़की के तेवर, मैं तो पहले से ही मना करती थी, इसे मुंह मत लगाना, तुम्हें ही बहुत पड़ी थी। देख लिया भाभी की असली रंग, मैं तो जानती थी कि अगर कोई गैर औरत हमारे घर आएगी तो वह हम तीनों में फूट डालेगी। दीदी का क्या है, दीदी तो अपने ससुराल में है, वह मेरा क्या है। मैं आज नहीं तो कल शादी होकर चली जाऊंगी, लेकिन देख लेना अवध के भाई तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कर देगी और घर से निकलवा देगी। दर दर की ठोके खाओगे, तुम मत दिया करो इसे पैसे। मैं तो वंशिका की बातें सुनकर अजीब की सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी, मैं चाय बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ, क्योंकि यह महारानी साहिबा तो जिस कदर गुस्से में है, तुम्हें तो चाय भी नहीं बना कर देगी। यह कहकर वंशिका चली गई। मैं हक्का बक्का सी उसे देखती रह गई। कितनी बदतमीज थी वह, अपने भाई की घटिया हरकत से रोकने की बजाय मुझे बुरा भला कह रही थी। मैंने भी थोड़ी देर में खुद के लिए चाय बनाया और फिर सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन मैंने किसी से भी कहा नहीं, नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। दोपहर के बाहर में वंशिका को चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह साथ साथ किचन में कुछ बना रही थी, साथ ही मुझे बातें सुना रही थी। वह कह रही थी, अभी 2 साल ही हुए हैं इसकी शादी को, इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिया, और इतने पैसे लगाकर हमने अपने भाई की शादी इसीलिए थोड़ी की थी कि नवाबजादी जरा भी बात पर बतंगड़ बनाकर कमरे में बैठ जाए। मैं यहाँ किचन में काम कर रही हूँ, मेरा दिल से सोच रही थी कि मुझे नहीं पता कि इतनी लंबी जुबान हो जा सकती है। आज रात को माधव के घर आई तो मैं बहुत गुस्से में थी। शायद वंशिका उनके कान भर चुकी थी। वह बिना बताए ही आ गए थे। मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया था। जब माधव आए तो मैं कमरे से बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर वंशिका के बड़े बिगड़े हुए मूड से खाना खाया लगाया और माधव बैठकर खाना खाने लगे। जेठ जी भी बैठ गए, लेकिन जैसे ही बैठने लगी वंशिका कहने लगी, उठो यहाँ से, अपने लिए खुद खाना बनाओ, तुम्हारे बाप की नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारे सामने टेबल सजाऊं। यह सुनकर माधव ने उसे रोक दिया और कहने लगा, वंशिका यह क्या बदतमीजी है। तो वह कहने लगी, बस चुप रहो तुम, मुझे पता है कि तुम अपनी बीवी की जुबान में बोलोगे। तुम्हें यह नज़र नहीं आता कि सुबह कितनी बदतमीजी की है अथव के साथ, न जाने कौन कौन से घटिया इल्ज़ाम लगाने पर तुली हुई है। इसीलिए मैं तो इसके नखरे नहीं उठाने वाली। उसे भूख लगी है तो अपने लिए खुद पका कर खाएगी, लेकिन मेरे हाथ से पका हुआ नहीं खाएगी। माधव मुझसे कहने लगे, क्या बात है, तुम इतने में कौन सा तमाशा लगाए शुरू कर दिया है। ना सास ससुर है कि तुम्हारे पर जिम्मेदारी है, और ना ही कोई ज़्यादा कामकाज है। तुम यूं ही उल्टी सीधी हरकत पर उतर जाओ। सुगंधा माधव की बात सुनने बगैर ही मेरी बदतमीजी कर दी थी। मैंने कहा कि पहले मेरी बात तो सुन लो, इतनी बेइज्जती कर चुके हो जेठ जी के, रात में अंधेरे में मेरे कमरे में जाने के का क्या मकसद है। इसे पैसे देने से इतना ही शौक था तो दिन में दे देते। मेरी बात सुनकर माधव यूं बोले जैसे कि वह कोई बात ही न कहने लगे, बस इतनी सी बात, तुमने इतना बड़ा तमाशा लगाया। अरे भाई, वह वंशिका के कमरे में यूं ही चला जाता है, तकिए के नीचे कभी कभी 1000 रख देता है, यह उसकी बचपन की आदत है। मैंने कहा कि वह उसकी बहन है। मेरा ये कहना है कि माधव, तुम गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, तुम क्या कर रहे हो, मेरे भाई का अपना भाई समझता है, मेरी बहन ने अपनी बहन समझती हो। तुम यहाँ पर कौन से रिश्ते निभाने आई हो। मेरे दोनों भाई बहन मेरी जिम्मेदारी है, कभी भी अपने भाई भाइयों के खातिर मैं नहीं छोड़ सकता। अपना बर्ताव ठीक रखना। अगर तुम मेरी बहन भाइयों से समझ नहीं हो तो तुम्हें यह बात इतनी बुरी नहीं लगती जितनी अब लग रही है। कहकर बिना खाना खाए माधव उठकर चले गए। मैं उठकर कमरे में चली गई और मूड खराब था। मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी। कहने लगी कि माफ़ कर दो, मैं अथर्व को मांगी क्योंकि तुमने उसका दिल दुखाया है। तुमने छोटी बहन समझकर तुम्हारे तकिए के नीचे पैसे रखे थे। बहरहाल मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने माधव से सॉरी कह दिया। उससे फ़ौरन कहा कि नहीं नहीं, की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब गलतफ़हमी दूर हो गई है तो बस यही ठीक है। माधव ने वंशिका की शादी के लिए एक लड़का देख लिया था और 2 दिन बाद वंशिका की एंगेजमेंट थी। घर में फंक्शन था और उसकी तैयारियां होने लगी थी, लेकिन टाइम बहुत कम था। मेरी नंद भी अपने ससुराल से आ गई थी। आज एंगेजमेंट का दिन था। सब लोग बहुत तैयार थे, सुबह से ही काम पर लगे हुए थे। वंशिका बहुत खुश थी। दोपहर तक लड़के वाले आ गए और लड़का काफ़ी स्मार्ट था और अमेरिका में जॉब करता था। कुछ सब बहुत कुछ अच्छे हो गया था। लड़के वाले चले गए थे। कुछ दिन रुक कर मेरी बड़ी नंद भी चली गई। जेठ मेरे कमरे में पैसे रखने नहीं आए, लेकिन उनके जाने के बाद जैसे ही जेठ ने यह सिलसिला ही शुरू कर दिया था। वह अक्सर मेरे तकिए के नीचे अनार का नोट रख जाते, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सोती थी, लेकिन शायद जेठ जी के पास कमरे की चाबी मौजूद थी, इसीलिए वह कमरे में दाखिल हो जाते थे। लेकिन उस रात मैंने कमरे में कुंडी लगा दी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कमरे में दाखिल हों। अगली सुबह जो चीज़ मैंने देखी उसमें मुझे अजीब सी सोच में डाल दिया। लॉज में मेरे जेठ बड़े गुस्से में बैठे हुए थे। शायद रात को कमरे में आए थे, लेकिन कुंडी की वजह से दरवाज़ा नहीं खुला। अगर उनका मिजाज उस वक्त नॉर्मल होता तो मैं यह उस बात को इतनी अहमियत नहीं देती, मगर मेरा दरवाज़ा उन्होंने बंद देखा तो वापस चले गए। गुस्सा आने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन वह यूं घर में देख रहा था जैसे कि न जाने मुझे क्या कर डालेगा। उसे नज़रअंदाज किया और किचन में नाश्ता बनाने चली गई और अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। कमरे में बराबर में ही वंशिका का कमरा था, जहाँ मुझे चिल्ला चिल्ला कर बातें करने की आवाज़ आ रही थी। शायद वह अपने मंगेतर से किसी बात पर लड़ने लगी थी, क्योंकि वह उसे यही कह रहा था कि तुम्हारे घर पर सिवाय तुम्हारे और किसी की जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा, क्योंकि मेरी भाभी भी सिर्फ मेरे भाई की जिम्मेदारी संभालती है। अगर तुम यह समझ रहे हो कि तुम मुझसे शादी के बाद घर वाले नौकरानी बनाकर रखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इस तरह बदतमीज़ लड़की क्यों है। नंद क्या, मुझे तो जेठ की भी बात समझ नहीं आती कि वह किस तरह के शख्स है। शायद मेरे सास ससुर अपने बच्चों को परवरिश ही अच्छी नहीं की थी। उन्हें लिहाज रखना नहीं सिखाया था, सिर्फ लड़ना झगड़ना सिखाया था। शायद तीनों अपने माँ बाप की मौत के बाद ऐसे हो गए थे। एक बड़ी नंद सिर्फ अच्छी थी, इसके अलावा जो भी था वह समझ से बाहर था। मैं नाश्ता करने के बाद किचन में आ गई और दौड़कर मेरे जेठ किचन में आ गए। कहने लगे, रात को अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद किया? क्या आपको मुझसे परेशानी है? मुझ पर शक है या मेरे चरित्र पर शक है? मैंने उनसे उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बर्तन धोने लगी। वह मेरे सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे, आपने कब कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकती। मैंने सोते हुए मेरे कमरे में आए और जिस मकसद से आए, अगर वह गलत है तो मेरी बात सुनकर वहाँ से बाहर चले गए। इस बार बाद में माधव के वापस आ गए सामने वंशिका ने धमाका फोड़ दिया और वह अपना रिश्ता ख़त्म कर चुकी थी। वह प्रिंस से शादी नहीं करेगी। यह सुना था कि माधव को गुस्सा आने लगा। कहने लगा, चौथी एंगेजमेंट है जो तुम तोड़ चुकी हो। वंशिका, तुम्हारे साथ मामला क्या है? सारी जिंदगी यहीं बैठने का इरादा है? माधव ने गुस्से में कहा। तो वह कहने लगी, तुम्हारे सर पर नहीं बैठूंगी। मैंने सोच लिया है, नौकरी करूंगी। माधव तो अपने दांत को पीस कर रह गई। वंशिका बेहद ही बदतमीज थी। मुझे हैरत होती थी कि जेठ जी उसे कुछ नहीं कह रहे थे। वह जो भी कहती थी जेठ जी उसके मान लेते थे, कहते थे कि वह ठीक तो कह रही है। माधव के कहने पर वंशिका गलत नहीं कर रही। यह प्रिंस जो है ना नौकरी रानी बनाकर रखना चाहता है, उनसे सेवा करवाना चाहता है। घर के सारे काम करेगी तो यह नौकरानी थोड़ी है। उसने तुम बात करो, अगर वह वंशिका को अपने साथ अमेरिका ले जाए तो फिर ठीक है, वरना तुम रिश्ता तोड़ दो। यह सुनकर माधव कहने लगा कि रिश्ता होना और तोड़ देना तुम लोगों के लिए मजाक है। पहले 3 रिश्ते भी इसी वजह से टूटकर बड़ी मुश्किल से हमें यह रिश्ता मिला है। और प्रिंस के घर वाले पहले ही कह चुके हैं कि वंशिका शादी के बाद प्रिंस के साथ अमेरिका नहीं जाएगी। अगर वंशिका को ऐतराज है तो उस वक्त कहती, जबकि 1 महीने बाद शादी है तो वंशिका रिश्ता तोड़ रही है। यह कहना था कि वंशिका फूट पड़ी और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम
किसकी ज़ुबान बोल रहे हो? जो मासूम बनी है तुम्हारी बीवी, यह सब कान में उसने ही भरा है, सारा ज़हर घोल रही है। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। मुझे तो किसी बात का पता ही नहीं था। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि यह खुद ही अपनी मंगनी और रिश्ता तोड़ चुकी है। न ही माधव ने मुझे अपनी बहन के भाइयों की कोई भी बात बताई थी। लेकिन बिना वजह मुजरिम बन गई थी। माधव कहने लगे, मैंने अपनी बीवी के औकात में रखा हुआ है, उससे तुम लोगों की बातें नहीं करता। तुम भी इतनी बड़ी नहीं हो कि तुम अपने रिश्ते को खुद से तोड़ दो। लेकिन वंशिका कहने लगी कि उसके घर में नहीं रहूंगी, मुझे उसके साथ अमेरिका जाना है। अगर इस बात पर वह तैयार नहीं होता तो मैं यह शादी नहीं करूंगी। यह कहकर वह उठकर अपने कमरे में चली गई। जेठ जी कहने लगे कि तुम वंशिका को जबरदस्ती नहीं कर सकते, तुम ज़्यादा उसकी तरफदारी मत करो, इस तरह से कभी भी अपना घर नहीं बसा सकेगी। जेठ जी माधव की बात समझे और बगैर अपने घर चले गए। लेकिन मुझे जेठ जी की बात ठीक नहीं लग रही थी। माधव ने इस बात की वजह से पूछी और कहने लगे कि मापा सर पर न है भाई, वह इनकी मनमानी करने लगे हैं। शुरू में तो माँ पापा की लाडली थी और उसके मरने पर वह खुदगर्ज हो गई है। प्रिंस एक समझदार लड़का है, नहीं चाहता कि उसका रिश्ता टूटे। माधव बहुत ही परेशान थे। सोचा मुझे इस बात में कोई हल निकलना चाहिए। मैंने ये बात महसूस की है कि वंशिका माधव से ज़्यादा जेठ जी की बात मानती है, इसीलिए मैंने जेठ जी से बात करने का फैसला किया। जब माधव घर से चले गए तो जेठ जी मेरे कमरे में पैसे रखने आए। नीचे रखे उन्होंने तकिए के, मैंने फ़ौरन उठकर बैठी और मोबाइल की लाइट जला दी। मुझे जागते देखकर वह कुछ अजीब से हो गए। शायद उन्हें लगा कि मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा, मुझे आपके इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे पैसे देने की बजाय आप वंशिका को समझाओ, वह आपकी बात मानती है, उसका घर बसने दो। उसे समझाओ कि वह ज़िंदगी को समझे, ताकि वह हंसती खेलती रहे। इस घर में काम करती है, खाना भी बनाती हूँ। बस मैंने एक दिन नहीं बनाया तो वंशिका ने कितना बुरा माना। आपको भी बुरा लगा, लेकिन उसकी हरकत बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपकी यह बात भी बर्दाश्त करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे माधव के साथ घर बसाना है। आपकी बहन को समझौता करना पड़ेगा, तभी वह ज़िंदगी गुजार सकेगी। अगर आप उसे समझाओगे तो ज़रूर समझेगी। मेरी बात खामोशी सुनकर जेठ जी कमरे से बाहर चले गए। उनके बाद मैंने वंशिका का रवैया बहुत फ़र्क देखा। वंशिका शायद उस रोज़ यह बात समझ गई थी, इसीलिए उसने शादी से इनकार नहीं किया। कुछ महीने बाद विदाई होकर प्रिंस के साथ वह चली गई। उस शादी पर ही मैंने अपनी जेठ जी के लिए एक लड़की पसंद कर ली, जो पहले माधव की शादी कर ली। और क्योंकि जेठ जी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने माधव से कहा कि तुम शादी कर लो, और घर बसाने के लिए समझदारी से काम लेना पड़ता है और ना ही जज्बात से। जेठ जी मेरे कमरे में पैसे रखने का मशवरा भी वंशिका ने ही दिया था, ताकि वह माधव के खिलाफ कर सके। मेरा भी घर खराब कर दिया। वह समझती थी कि मैं भी कुछ ऐसी सोच रखती हूँ कि उसकी बहन भाइयों के साथ बनाकर नहीं रखूंगी। लेकिन वंशिका और जेठ जी दोनों ही अपनी शादी के बाद सुधर गए थे। अब हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। तो दोस्तों, कभी भी किसी को भी अपने परिवार में नहीं होने देना चाहिए, और उन्हें अपना परिवार चलाने के लिए समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि समझदार इंसान ही अपने परिवार को अच्छे से चला सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।